अरे यार, इसे क्या हुआ? मेरी माँ मुझे जितना है ना कि हारना है। क्षितिज बहुत ही लाचार हो गया और निराशा भरी नजर से राधिका की तरफ देखते हुए कहा, क्षितिज भैया, आपके ड्रैगन को देखकर लग रहा है कि यह तो आपकी मजा ले रही है। आर्यन दूर से चिल्लाया। अभी इसे क्या बताऊं पगले को? अपने मन में क्षितिज बातें करने लगा। ठीक है मेरी माँ, बता क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलो वो मैं सब कुछ करूंगा। क्षितिज विनती भरे स्वर में हाथ जोड़ के अपने मन में ही पूछा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुमसे खेलने में मजा आ रहा है। राधिका ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। संविदा इन दोनों की नोकझोंक देखकर हंस रही थी। उसे भी मजा आ रहा था। बेचारा दोनों लड़कियों की मजे के चक्कर में मजबूर और कमजोर दिख रहा था। लगभग 249 लोगों के ड्रैगन अपने लक्ष्य को पार कर चुके थे और अब तो क्षितिज ने हार मान ली थी। लेकिन तभी एक ही क्षण में उसका ड्रैगन यानी राधिका आ गई और वो आखिरी योद्धा बना जो टेस्ट उत्तीर्ण हुआ था। बहुत बढ़िया, सभी योद्धाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बोलकर गुरु अवनी देवी अपनी जगह पर बैठ गई। क्या बढ़िया प्रदर्शन किया है सभी योद्धाओं ने। मुझे आज बहुत ही अभिमान हो रहा है कि ऐसा मुकाबला में देख सका। गुरु आदित्य खुशी में बोले, जो कि मुख्य परीक्षक थे इस प्रतियोगिता में। अब गुरु योगीनाथ आप लोगों को ड्रैगन अकादमी में ले जाएंगे और आप लोगों को अपने अपने कमरे सौंपे जाएंगे। इतना बोलकर गुरु आदित्य बाकी 8 गुरुओं को लेकर चले गए थे। क्षितिज भैया, काश हमारा कमरा आमने सामने आए तो हम दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे, तो आपको मेरी चिंता कम रहेगी। आर्यन क्षितिज की तरफ देखते हुए कहा। अरे आर्यन, लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं है कि तुम्हारी चिंता क्षितिज भैया को नहीं, उन योद्धाओं की होनी चाहिए जो तुम्हारे आजू बाजू रहेंगे। अजात शत्रु की बात सुन के सभी लोग मुस्कुराकर आगे चलने लगे। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं क्या? प्रियंका ने प्रीति से पूछा, क्योंकि उसे पता था कि सभी बातों की खबर रहती थी। यहाँ पर कोई अलग अलग विभाग नहीं है, क्योंकि योद्धा ना तो लड़के होते न तो लड़कियां होती है, सिर्फ योद्धा होते हैं। ऐसी सोच यहाँ रखी जाती है, किसी से यहाँ भेदभाव नहीं की जाती है। प्रीति किसी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोल रही थी। ये बात मुझे भी अच्छी लगी। संविदा क्षितिज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए ने कहा और मन में ने कहा, काश ऊपर वाला करें, मैं और क्षितिज का कमरा आमने सामने रहे। काश भगवान करे मेरे करीब संविदा का कमरा रहे। अपने मन में क्षितिज ऊपर वाले से विनती करने लगा। उन दोनों की विनती को शायद ऊपर वाले ने भी सुन ली थी, क्योंकि एक लाइन ऐसी थी जिसमें एक एक कमरे के मकान थे और एक लाइन ऐसी थी कि जिसमें 2 कमरे एक मकान में थे। फिर सबको एक एक नंबर दिया गया और कहा गया, अपने नंबर पर जो कमरा दिया गया है उसमें जाए। क्षितिज ने देखा कि उसके पास नंबर 101 था और तभी आर्यन उसके पास आते हुए कहा, भैया आपका कितना नंबर है? मेरा तो 13 नंबर है और आपका 101 है, मतलब आपका कमरा बहुत दूर है मेरे से। मेरा 25 है, अजात शत्रु ने कहा। मेरा 27 है, प्रीति ने कहा। मेरा 14 है, प्रियंका ने कहा। क्या बात है प्रियंका, हम दोनों को एक ही मकान मिला है, आर्यन ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि हमें एक ही मकान में 2 कमरे मिले हैं? प्रियंका ने हैरान होते हुए पूछा। अरे गुरु योगीनाथ क्या बोले थे, इस बात पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 1 से लेकर 120 नंबर के साथ मकान है और बाकी के एक एक कमरे के मकान है। अपने माथे पर हाथ मारते हुए आर्यन ने कहा। चलो फिर हम चलते हैं, प्रियंका ने कहा और आर्यन को लेकर चली गई। फिर सभी लोग धीरे धीरे चले गए। वहां बचे सिर्फ 2 लोग, एक क्षितिज और दूसरी संविदा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर क्षितिज उसकी तरफ देखकर कहा, आप यहीं पर खड़ी क्यों हैं? क्योंकि मुझे 102 नंबर मिला है। वाह क्या बात है, ऐसा उसने कहा, लेकिन मन ही मन में और अपने आप से कहा, क्या भाग है हमारे कि आप जैसी खूबसूरत देवी हमारे मकान में पधारी। हम बस करिए और चलिए जहां हमारा मकान है। इतना कहकर दोनों अपने मकान की तरफ चल दिए। दोनों जब अपने मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मकान काफी खूबसूरत था। दोनों जब अंदर जाने लगे तो एक व्यक्ति सामने आया
जो सेवक जैसा दिख रहा था, और उसने जैसे ही उन दोनों की देखा, वो बहुत छोटा मुंह करके कहने लगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, 102 नंबर वाला कमरा अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। क्या? लेकिन मुझे जैसे पता है कि योद्धाओं की परीक्षा खत्म होने तक तो कमरे रिपेयर हो जाते हैं, तो यह कमरा अभी तक क्यों नहीं हुआ? मुंह से यह बात और मन में संविदा ने कहा, क्या बात है, इतनी ठंडी के मौसम में मैं और क्षितिज एक साथ, वो भी एक ही कमरे में। तेरा मेरे दिल के एक एक कोने से शुक्रिया। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ दिनों की मोहल्लत दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिपेयर कर दूंगा। इतना बोलकर सेवक चला गया। तभी संविदा उसके पीछे दौड़ के चली गई और उसके पास जाते ही ने कहा, यह लो 100 चांदी के सिक्के। जब तक मैं ना बोलूं, इस कमरे का काम नहीं होना चाहिए। इतना कहकर संविदा वापस आ गई। उसे उस सेवक के पास जाकर कुछ कहते हुए जब क्षितिज ने देखा, तो उसने संविदा को पूछा, क्या बात कह रही थी आप उस सेवक को? उसका ऐसा सवाल सुनकर थोड़ी बेचैन होकर संविदा ने कहा, उसे यही कहा मैंने कि जल्दी से जल्दी आप उस कमरे की मरम्मत करिए, नहीं तो मैं गुरु योगीनाथ को शिकायत कर दूंगी ऐसा। फिर रुको, मैं भी उसे कुछ धमकी देता हूं। इतना बोलकर क्षितिज उस सेवक के पास गया। देखो भाई, जब तक मैं ना बोलूं तब तक यह कमरा मरम्मत नहीं होगा। और उसके हाथ 100 चांदी के सिक्के थमाते हुए क्षितिज वहां से संविदा के पास लौट आया। चलिए चलते हैं अंदर फिर। क्षितिज ने संविदा को देख के मुस्कुराकर कहा, हाँ। इतना कह के संविदा भी उसके पीछे पीछे चली गई। जब दोनों उस मकान के अकेले कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि दोनों बेड एक दूसरे को सटा के करीब करीब रखे थे। फिर उन दोनों बेड की हालत देखकर दोनों सहम गए, क्योंकि एक बेड दूसरे बेड के सिवा नहीं रह सकता था। मतलब दोनों बेड अलग अलग नहीं कर सकते थे। दोनों एक दूसरे को मजबूरी में देख रहे थे। ये तो ऐसा रोमांटिक मूवी का कोई सीन लग रहा था, लेकिन दोनों भी मजबूर थे और उन दोनों को रात निकालनी थी। उसमें क्या कर सकते हैं? अब क्या करे राजकुमार क्षितिज, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मन ही मन में खुश होते हुए संविदा ने कहा, लेकिन आंखों से बहुत एकदम नाराज होते हुए दिखी। आप एक स्त्री है और मैं कभी भी अपनी मनमानी स्त्री के ऊपर नहीं कर सकता, तो आप जैसा कहो वैसा मैं करने की कोशिश करूंगा। वाह वाह राजकुमार, क्षितिज इसको बोलते हैं दूसरों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर गोली चलाना। मन ही मन में संविदा ने कहा, लेकिन अपनी यह भावना क्षितिज के सामने नहीं दिखाई। आप बोलो, क्या करना है संविदा जी? क्षितिज बहुत ही नम्रता पूर्वक पूछा। ऐसा करते हैं, यह कमरा आपको दिया गया है, तो आप आपके कमरे में आराम करो, मैं तो बाहर सो जाऊंगी। संविदा होशियारी से कहा और फिर मन में कहा, अब पासा आपके हाथ में है। अरे नहीं, आप तो मेरे मेहमान जैसी हो, आप क्यों बाहर सोएगी? मैं सोऊंगा बाहर, आप अंदर ही सो जाओ। क्षितिज ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और मन में कहा, अब बताइए पासा किसके हाथ में है? ठीक है, मुझे पता है कि आप मुझे बाहर नहीं सोने देंगे और न तो मैं आपको, तो हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए। दोनों ने इस बात मानते हुए एक एक बेड पे लेट गए, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए लेटे थे। क्षितिज का संविदा को इस नजर से देखना बहुत ही शर्मा रहा था। उसे भी समझ आ रहा था कि क्षितिज की नजर क्या चाहती थी, वह भी वही चाहती थी। लेकिन उन्हें मिले हुए गिन चुन के एक दिन हुआ था, तो वो भी जल्दी से गलती नहीं करना चाहती थी। देखिए राजकुमार, मुझे सब समझ आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन मैं एक आम राज्य, एक आम लड़की हूँ जिसका ना कोई खानदान बड़ा है ना कोई अमीर है। अरे इस वक्त आप क्या लेके बैठ गई हो? मेरे मन में कोई भी खराब भावना नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे धीरे धीरे हम इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे। क्षितिज की इस बात पर संविदा शर्मा गई और अपनी कही हुई बातों का उसे भी बुरा लगा। हाँ, एक बात है जो मुझे अब भी चाहिए थी। क्या चाहिए आपको? थोड़ा डरते हुए उसने पूछा। अरे मुझे कोई गलत चीज नहीं करनी है, मुझे आपको कस के एक बार गले लगाना है, थोड़ा डरते हुए उसने पूछा था। संविदा ने भी थोड़ी देर सोचा और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस बात के लिए गर्दन से हाँ कर दिया। उसका हाँ मिलते ही क्षितिज उसके पास सरक गया। फिर उसने संविदा को अपने पास खींच लिया और उसने भी कोई प्रतिकार नहीं किया।
दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। ऐसा लगता मानो कि बहुत जन्म के प्यासे एक ही बार में पूरी प्यास मिटा देना चाहते थे। सुनिए संविदा जी, उसके शरीर की खुशबू को सूंघते हुए क्षितिज ने कहा। देखिए, मुझे संविदा जी मत बोलिए, सिर्फ संविदा ही बोलिए। उसकी बातें बीच में काटते हुए संविदा ने कहा। ठीक है बाबा, संविदा मैं तुम्हें क्या कह रहा था। थोड़ा रुकने के बाद क्षितिज कहा, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से पहचानता हूं, लेकिन यह बात बहुत दिनों की है। संविदा थोड़ी अंदर से घबरा गई, लेकिन चेहरे पर कुछ भी आने नहीं दिया और एकदम प्लान चेहरा करके ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। उसके कानों के पास आकर ने कहा, और उसके कानों के पास आकर बोलना ही क्षितिज के कायल कर गया। लेकिन दोनों 2 मिनट बोल के एक दूसरे बाहों में झगड़ा था, लेकिन लगभग आधा घंटा हो गया, तभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। दोनों को भी यह एहसास था, जानबूझ के वो लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में झगड़े हुए ही सो गए। जब सवेरा हुआ तो क्षितिज की नींद सबसे पहले खुली और उसने देखा तो एक लड़की उसके सामने सोई हुई थी। क्या खूबसूरत दिख रही थी वो। हाय, ऐसे ही 100 जन्म निकल जाए, ऐसा उसे लग रहा था। जब उसने उस लड़की को मतलब संविदा को देखा तो उसकी इच्छा नहीं हुई, उसे जागने की, वो भी फिर से सो गया। कुछ देर बाद संविदा भी उठी और उसने देखा कि उसको बाहों में लेके क्षितिज सोया हुआ था। उसका वो मासूम चेहरा देखकर संविदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह और करीब आकर टाइट हक करके सो गई। फिर दोनों को पता चल गया कि दोनों की नींद खुल गई है और दोनों जाग रहे हैं। फिर दोनों ने आंखें एक साथ खोली, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपनी नजर को छुपा रहे थे। उनको अलग ही शर्म आ रही थी। सुप्रभात संविदा, क्षितिज ने मुस्कुराकर कहा। सुप्रभात राजकुमार, वो भी मुस्कुराई। उसके बालों को वो अपने हाथ से संवारने लगा जो उसकी आंखों पर आ रहे थे। अरे बस करो आप, रात भर अपनी आहोश में लेकर भी आपका पेट नहीं भरा क्या? झूठा गुस्सा करते संविदा ने पूछा। सुबह उठने के बाद, थोड़ा नाश्ता होने के बाद आर्यन, प्रियंका, अजातशत्रु और प्रीति सभी के सभी क्षितिज के कमरे पर आ पहुंचे थे। क्या भाई, आपका रूम पार्टनर कौन है? आर्यन आते आते ही पूछा। उसके आने से पहले ही संविदा नहाने चली गई थी, इसलिए उसे दिखी नहीं थी। हाँ भैया, वो कौन खुशनसीब लड़का या लड़की है? प्रियंका भी मुस्कुराकर पूछा। अरे वो, क्षितिज कुछ बोलता, तभी प्रीति एक ड्रेस देख के चिल्ला पड़ी। संविदा है इनकी रूम पार्टनर। सबके चेहरे पर नटखट मुस्कान आ गई और सभी क्षितिज की तरफ नौटंकी वाली स्माइल देते हुए देखने लगे। क्या बात है क्षितिज भैया, आप दोनों एक ही कमरे में सोए थे क्या? प्रियंका ने पूछा। एक कमरे में ही नहीं, एक ही बेड पर, आर्यन क्षितिज के तरफ हंसते हुए कहा। चलो अभी सभी लोग, गुरु योगीनाथ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्रीति थोड़ा गुस्सा करते हुए उन लोगों से कहा। जब तक इन लोगों की बात चल रही थी तब तक संविदा भी तैयार होकर आ गई थी। सभी लोग चल पड़े, फिर ड्रैगन अकादमी के मुख्य हॉल की तरफ। वो लोग जब उस हॉल में पहुंचे तो उन्हें दिखाई पड़ा कि ऊपर 11 कुर्सियां रखी थीं और बाकी सभी छात्र और कनिष्ठ गुरुओं के लिए रखी थीं। आगे चौथे साल के छात्र बैठे हुए थे, उसके पीछे तीसरे साल के, उनके पीछे दूसरे साल के और आखिरी में नए छात्र की कुर्सियां रखी हुई थी। सभी छात्र जब मुख्य हॉल में पहुंच गए तब सबसे बड़े बुजुर्ग आचार्य वशिष्ठ उठकर मंच पर आ गए। सभी पहले साल के छात्रों को मेरी तरफ से ड्रैगन अकादमी में सुस्वागतम। सभी छात्रों ने तालियां बजाई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक आप लोगों ने कैसे लेवल बढ़ाई मुझे पता नहीं, लेकिन आज से लेकर आपकी जिंदगी भर तक की तकनीक इस अकादमी में सिखाई जाएगी। सभी नए आए हुए छात्र चौंक गए। आज से आपके सभी लेवल्स यहाँ पर 0 किए जाएंगे और आपकी ताकत भी किसी 5 साल के बच्चे की तरह कम की जाएगी और आपको लेवल्स बढ़ाने की सही तकनीक बताई जाएगी। ये बात सुनकर सभी तरफ हाहाकार मच गया। तभी आचार्य वशिष्ठ ने सभी को चुप कराया। जिसे भी इस बात से कोई तकलीफ है वो अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। सभी छात्र शांत हो गए और ध्यान से आचार्य की बातें सुनने लगे। एक एक करके सभी छात्र यहाँ इस पत्थर पर हाथ रखेंगे और अपनी मूल शक्ति का शोध करेंगे।
एक सफेद पत्थर की तरफ हाथ दिखाते हुए आचार्य वशिष्ठ ने कहा, जब आपकी मूल शक्ति पता चलेगी, उसके हिसाब से आपको गुरु सिखाएंगे। कोई छात्र कुछ नहीं बोल रहा था। सभी चुपचाप उस सफेद पत्थर की तरफ देखने लगे। चलो, अभी एक एक छात्र आकर अपना अपना मूल शक्ति का परीक्षण करे। सबसे पहले एक 16 साल का ऊंचा लड़का आगे आया और उसने जब उस सफेद पत्थर पर हाथ रखा तो उस पत्थर से संदेश सुनाई दिया, वाह अग्नि तत्व। इस विद्यार्थी को गुरु आदित्य सिखाएंगे और आगे जो भी विद्यार्थी अग्नि तत्व के होंगे तो उनको गुरु आदित्य और गुरु अग्निदेवी आधे आधे विद्यार्थियों को सिखाएंगे, आचार्य वशिष्ठ ने कहा। फिर दूसरी लड़की आई, वायु तत्व। इस विद्यार्थी को गुरु वायु सिखाएंगे और आगे जो भी विद्यार्थी वायु तत्व के होंगे तो उनको गुरु वायु सिखाएंगे, आचार्य वशिष्ठ बोले। धीरे धीरे लड़के आते गए। अग्नि, वायु, धरती, आकाश, जल, अमृत और विकिरण तत्व आते गए। अग्नि तत्व के विद्यार्थियों को गुरु आदित्य और अग्निदेवी ने आधे आधे बांट लिए। वायु तत्व के विद्यार्थियों की गुरु वायु और गुरु पवन ने आधे आधे बांट लिए। धरती तत्व के विद्यार्थियों गुरु अग्निदेवी और गुरु भूमिपुत्र ने आधे बांट लिए। आकाश तत्व के विद्यार्थियों को गुरु जलदेवी, अमृत तत्व के विद्यार्थियों को गुरु सोम ने तो विकिरण तत्व के विद्यार्थियों को गुरु विकिरण ने स्वीकारा। कुछ ही देर बाद आर्यन का नंबर आया और वह भी धीरे धीरे चलते हुए उस सफेद पत्थर के पास गया और वहां जाकर डरते हुए उस पत्थर पर अपना हाथ रखा। कुछ समय ऐसा ही गया, फिर उस पत्थर से आवाज आई। समय तत्व और सभी लोगों में चर्चा बढ़ गई क्योंकि यह बहुत ही अनोखा तत्व था। क्या बात है योद्धा, आपको समय तत्व मिला है और सच में हैरानी की बात है, समय चंचल होता है। इसका मतलब आपका स्वभाव भी शायद चंचल है, आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने अपनी हाँ में गर्दन हिला दी थी। तुम्हें आचार्य कालदेव के शिष्य बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे खुशनसीब पल है। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। आर्यन ने अपने हाथ आचार्य वशिष्ठ और कालदेव की तरफ जोड़ते हुए बोला। आचार्य कालदेव, यह लड़का बहुत ही चंचल मालूम पड़ता है। आपको भी एक शैतान शिष्य मिल गया लगता है, आचार्य वशिष्ठ हंसते हुए कहा। हाँ, मुझे यह लड़का भी थोड़ा चंचल लगता ही है, आचार्य कालदेव अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या बात है आर्यन, तुम्हें समय तत्व मिला, मुझे बहुत ही आनंद हुआ, क्षितिज उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। फिर प्रियंका उठकर खड़ी हुई और उस मंच पर जाने लगी जहां पर वह सफेद पत्थर रखा हुआ था। उसने वहां जाकर उस सफेद पत्थर पर अपना हाथ रखा और एक ही पल में उसका रिजल्ट आया। उस पत्थर से आवाज आई, अग्नि, वायु तत्व। क्या बात है योद्धा, आपको भी सबसे अलग ही तत्व मिला है। आप अग्नि और वायु दोनों तत्वों को ग्रहण कर सकती हो। प्रियंका कुछ नहीं बोली और आचार्य की तरफ हाथ जोड़कर अपनी सीट की तरफ आ गई, लेकिन सभी छात्रों की नजर सिर्फ उसकी तरफ थी, क्योंकि गिन चुनकर 10 लोगों के पास ऐसा 2 तत्वों को संभालने की क्षमता है। क्या बात है प्रियंका, इधर लोगों से एक तत्व नहीं संभाला नहीं जाता और तुम 2-2 तत्व संभालोगी, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। प्रियंका कुछ नहीं बोली, सिर्फ थोड़ा मुस्कुरा दी। फिर प्रीति उठकर चली गई और उसके हाथ रखने के बाद विकिरण तत्व ऐसा संदेश सुनाई दिया। अजात शत्रु भी गया उसका धरती और वायु तत्व ऐसी आवाज आई। क्या बात है, आज सभी योद्धा मुझे चकित कर रहे हो, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी एक ही दिन में 2-2 योद्धाओं के पास 2 तत्वों को संभालने की क्षमता होगी, आचार्य वशिष्ठ ने हैरानी में कहा। फिर आई संविदा की बारी आई, वो भी पहुंच गई सफेद पत्थर के पास और उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। बहुत देर तक उसका हाथ उसी पत्थर रखा। तकरीबन 10 मिनट बाद आवाज आई, अग्नि, वायु, जल, आकाश और विकिरण तत्व। ये आवाज सुनकर सारी की सारी अकादमी में हाँ कार मच गया। विद्यार्थियों का छौढो सभी गुरु और आचार्यों के होश ही उड़ गए। सभी लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूं। लेकिन आज तक के ड्रैगन अकादमी के इतिहास में 5 तत्व अभी तक किसी भी छात्र को नहीं मिले हैं, आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले। आज से तुम हमारी अकादमी की विशेष विद्यार्थी के रूप में पहचानी जाओगी, आचार्य वशिष्ठ संविदा की तरफ देखते हुए बोले। धन्यवाद आचार्य।
इतना बोलकर संविदा ने अपने हाथ जोड़कर सभी आचार्यों को और गुरुओं को नमन किया और बड़े सामान्य चेहरा करके अपनी सीट पर आकर बैठ गई, जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं था, उसने कुछ बड़ा किया ही नहीं था। फिर आखिरी नंबर आया क्षितिज का। वो भी धीरे धीरे अपने घबराए हुए दिल की धक धक आवाज सुनते हुए उस मंच पर पहुंचा। उसने उस सफेद पत्थर पर हाथ रखा और एकदम उसके शरीर में कोई शक्ति चली गई और वह हर रोम रोम में घूमने लगी। उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, मानो कि कोई उसके शरीर के ऊपर अपने हाथ घुमा रहा हो जैसे। तभी उस पत्थर से आवाज निकली, अग्नि तत्व, कुछ देर बाद वायु तत्व, धीरे धीरे जल, आकाश, धरती, सोम, विकिरण, समय, बिजली और दिव्य किरण तत्व। इस ब्रह्मांड के सभी तत्व इस व्यक्ति में हैं। इतना बोल के वो पत्थर टूट गया और उसके टुकड़े इधर उधर सारे मुख्य हॉल में बिखर गए थे। सभी विद्यार्थी हैरान हो गए थे और किसी ने अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकली। थोड़ी देर तो कोई गुरु और आचार्य ने भी कुछ नहीं कहा। सभी की हैरान नजरें क्षितिज की तरफ हो गई थीं। फिर जब क्षितिज होश में आया तो उसे पता चल कि सबकी नजर उसी पर थी। वह भी डर गया क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया शायद। उसे इतना डरा हुआ महसूस करके आचार्य वशिष्ठ बोले, राजकुमार क्षितिज, आपके दादाजी जो कि हमारे महाराज हैं, इस मनोरथ साम्राज्य के महाराज विक्रमादित्य जब यह बात सुनेंगे तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। क्या? क्षितिज ने हैरान होकर पूछा। हाँ राजकुमार, क्षितिज आप ही हो, महारथ साम्राज्य के पहले राजकुमार, आचार्य वशिष्ठ ने कहा। यह बात सुनकर आर्यन, प्रियंका, प्रीति, अजातशत्रु और सभी विद्यार्थी हैरानी से और बड़े ही अभिमान से उसकी तरफ देखने लगे। तो आचार्य भी उसकी तरफ बड़े ही स्नेह से देखने लगे। क्षितिज भैया राजकुमार है, मतलब हम लोग भी राजकुमार है ना अजातशत्रु? अजातशत्रु की तरफ देखते हुए आर्यन ने पूछा। हाँ वही होगा, अजातशत्रु ने कहा। पता नहीं, लेकिन संविदा ने कुछ नहीं बोली, ना कोई रिएक्शन दिया। एकदम सामान्य स्थिति में होकर बैठ गई थी, जैसे उसे पता ही था कि आज आगे क्या होने वाला है। वो सब ठीक है, लेकिन आपको यहाँ राजकुमारों वाला कोई भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आज से तुम मेरे स्टूडेंट रहोगे, तो मैं तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह रखूंगा। धन्यवाद आचार्य, मैं भी आपको अपने गुरु जैसा ही मान सम्मान दूंगा, क्षितिज ने विनम्रता पूर्वक बोला। एक ही रात में एक बर्बाद हुए राज्य का राजकुमार से लेकर एक बड़े साम्राज्य का राजकुमार बन गया। ठीक है, फिर सभी छात्र अपने अपने गुरु के साथ अपनी कक्षा में जाए। इतना कह के वो क्षितिज और संविदा को साथ में लेके आचार्य वशिष्ठ चले गए थे। फिर आचार्य वशिष्ठ अपने विद्यार्थियों को लेकर अपने कक्ष में आ गए थे। पहले तुम लोगों को अग्नि कैबिनेट में जाकर अपनी सारी लेवल्स को करना होगा। उसके आगे क्या करना है तुम लोगों को बताता हूँ। अपना हाथ बाजू में जलती हुई अग्नि के 2 कमरों की तरफ अपना हाथ करते हुए आचार्य वशिष्ठ ने कहा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी और सीधा उस अग्नि कैबिनेट में चले गए। और जब उन लोगों ने उस कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें अग्नि जैसा नहीं महसूस नहीं हुआ, लेकिन गर्म पानी की तरह लगा। जब वे उस गर्म पानी में से बाहर आए तो उनका शरीर शुद्ध और हल्का लग रहा था। फिर वो बाहर आए और उन्होंने आचार्य वशिष्ठ को प्रणाम किया। अब मैं तुमको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, जैसे कि तुम दोनों को तो बहुत पता होगा ही कि धनुष्य, तीर, अस्त्र, तलवार, भाला, विमान, पंख, नाव और अवकाश नियंत्रण शक्ति, विस्फोटक केंद्र बम तकनीक, समय घड़ी, कवच, यह सब प्रकार के हथियार है जो हमला, प्रतिकार, संरक्षण और युद्ध में पलायन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आचार्य ने थोड़ी सांसें ली, फिर उन दोनों की तरफ देख के पता किया कि वो दोनों कुछ समझे कि नहीं। जब उन दोनों ने अपनी गर्दन से समझने का इशारा किया, तब आचार्य वशिष्ठ बोलना शुरू किया। अब तुम्हें एक चीज दूंगा, वह निगल लो। यह भी एक यंत्र है, इसके जैसे तुम तैयार करना सीख जाओगे जब विज्ञान लेवल पर पहुंचोगे तब। आचार्य वशिष्ठ ने एक गोली जैसी चीज दी और उन दोनों ने उसे निगल लिया। आचार्य भी उन लोगों का बेझिझकपन देखकर खुश हो गए। चलो अच्छी बात है, बिना पूछे तुमने इसको निगल लिया। अब तुम्हें उसे एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप करना होगा 1 मिनट तक। फिर दोनों ने अपने पैर मुड़प लिए और किसी योगी की भांति मंत्र का जप करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद एक आवाज आई,
आपका बुद्धि यंत्र में स्वागत है। मैं आपकी कोई परिस्थिति में मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ गाइडेंस दे सकती हूँ। मतलब? क्षितिज ने उस यंत्र से पूछा। जैसे कि तुम्हारी कौन सी लेवल चालू है, तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम्हारे पास कितने अस्त्र है, तुम्हारे पास कितनी विशेष तकनीक है, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम कोई नई चीज सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं, और बहुत कुछ। बस इतना ही। क्षितिज माथे पर सिलवटें लाते हुए बोला। हाँ, और बहुत कुछ है, लेकिन अभी बता के कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वो चुप हो गई। इस यंत्र के बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा विकसित यंत्र नहीं मिलता। बाकी लोगों को एक सामान्य यंत्र मिलता है। आचार्य वशिष्ठ बोले। आचार्य, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? आचार्य वशिष्ठ ने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिला दिए। सामान्य यंत्र और विशेष यंत्र में क्या फर्क है? देखो, अभी तुम्हें कैसे बताऊं? कुछ सोचते हुए आचार्य वशिष्ठ बोले। जैसे लिख के रखना और दिमाग में रखना जैसा फर्क होता है ना, वैसा। क्षितिज ने भी समझ गया, जैसे करते हुए अपनी गर्दन हिला दी। चलो, अभी मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत सारे में काम भी है। तुम लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो उस यंत्र को जागृत करके उससे जान सकते हो। इतना कहकर उन दोनों को छोड़कर आचार्य वशिष्ठ चल दिए। क्या मजा आ रहा है? फिर से बच्चा जैसा काम शक्तिशाली बनके? क्षितिज ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मुझे तो थोड़ा बहुत पता था, संविधा ने मुस्कुराकर कहा। चलो थोड़ा बातचीत करते हैं अपनी बुद्धि यंत्र से। ऐसा बोलकर क्षितिज अपने पैर मोड़कर बैठ गया और मंत्र जाप करने लग गया। 1-2 क्षण बाद उसका यंत्र जागृत हुआ। अभी आपको मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आंखें बंद करके मुझे आवाज दो बुद्धि, बस मैं जागृत हो जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ, मुझे बताओ। अगर मुझे अपनी ताकत बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? देखो, तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम कोई भी तत्व के पॉइंट्स अर्जित करोगे तो तुम्हारी लेवल बढ़ती जाएगी। अभी मेरी लेवल का स्टेटस क्या है? अभी आपकी लेवल लघु शक्ति लेवल 0 है। मेरी ताकत क्या है? आपकी ताकत आज किसी 5 साल के बच्चे जितनी है, 10 किलो। अरे यार, इतनी कम। इस ताकत को देखकर मेरी ड्रैगन मुझे सिर्फ आंख मारकर ही मुझे मार देगी। हाँ, इसी वजह से जब तक तुम महाशक्ति लेवल पार नहीं करते तब तक तुम्हारे ड्रैगन को दूर रखा जाता है। फिर कब मैं महाशक्ति लेवल को पार कर सकता हूँ? ये तो मैं नहीं बात सकता कि तुम कब महाशक्ति लेवल पार कर पाओगे। अरे मतलब कितनी और कैसे लेवल में पार कर सकता हूँ? देखो, हर लेवल में 10 स्तर होते हैं। तुम्हें पॉइंट्स अर्जित करते हुए आना है और फिर आप लेवल्स पार कर सकते हो। पहली लेवल होती लघु शक्ति, उसके बाद अवशक्ति, अणुशक्ति और इसके बाद महाशक्ति। इतना सुनकर क्षितिज ने कहा, बाप रे, इतनी सारी लेवल्स। इसके बाद मैं अपने ड्रैगन को मिलूंगा, शायद जिंदगी आखिरी पल में। देखो, मुझे एक बताओ, तुम्हारा ड्रैगन तुम्हारी कोई इज्जत करता है क्या अभी? नहीं। पता है क्यों तुम्हारी इज्जत नहीं करता? क्योंकि वह उच्च जाति का है, इसीलिए। उच्च जाति क्या होती है? उच्च जाति मतलब ज्यादा शक्तिशाली जाति। हाँ, अब समझी। अरे हाँ यार, अब समझ आया कि मैं महाशक्ति लेवल को पार कर लूंगा तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। इस बात पर क्षितिज बहुत खुश हुआ। कम से कम उस राधिका से उसे डरने की जरूरत नहीं होगी। अब मुझे एक बताओ, मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है लेवल पार करने की? क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। उस ड्रैगन को मेरे सामने अपनी गर्दन नीचे करते हुए क्षितिज बहुत ही खुश होते हुए कहा, अभी तुम्हें लेवल पार करने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है। इस पॉइंट को कैसे मैं अर्जित करूं? तुम्हें इसे अर्जित करने के लिए कोई लघु शक्ति लेवल 1 का जानवर मारना होगा। यह जानवर कैसे और कहां मारूं? इसे मारने के लिए आपको लकड़ी की तलवार मिलेगी और उसका इस्तेमाल करके तुम उसे मार सकते हो। लेकिन इस लकड़ी की तलवार से मैं कैसे कोई जानवर को मार सकता हूँ? तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा है आचार्य ने। मतलब ऐसा कि बाकी लोग कैसे मारेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन तुम कोई भी जानवर को मारने में कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वह कैसे? तुम्हें आग्नेय आयुध योद्धा तकनीक नामक तकनीक मिली है, उसको क्या तुम आचार्य डालने के लिए रखोगे?
हाँ मत थैंक्स बुद्धि। सच में मुझे याद नहीं रहा कि मेरे पास सबसे खतरनाक तलवार तकनीक है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्षितिज ने मुस्कुराकर बोला और उसे लगा कि उस बुद्धि यंत्र को गले लगा ले, लेकिन वह सिर्फ यंत्र था। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो पता चला कि उसे हैरानी से संविदा दिखा रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसे देखने के बाद क्षितिज से रहा नहीं गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरे आप क्या कर रहे हो राजकुमार क्षितिज? संविदा थोड़ी हैरान हो गई। मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ? उसे और कस के बाहों में भरते हुए बोला। अरे आप भूल गए होंगे कि हम अपने कमरे में नहीं, हमारे शिक्षा कक्ष में हैं। फिर उसे जब होश आया तो वह जल्दी से संविदा से अलग हुआ और थोड़ा शर्मा कर बोला, चलो फिर कमरे में चलते हैं। नहीं, आज हम लघु शक्ति लेवल 1 पार करके ही जाएंगे। फिर ठीक है, वैसा ही करते हैं। क्षितिज ने अपनी गर्दन हिल दी। अरे लेकिन वह लघु शक्ति लेवल 1 का जानवर कहाँ मिलेगा? क्षितिज बुद्धि यंत्र से पूछता हुआ कहा। इस ड्रैगन अकादमी में एक टेलीपोर्ट है जहां पर तुम्हें विभिन्न क्षेत्र के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन तुम अपने हाथ से मत सिलेक्ट करना क्योंकि उसमें ज्यादा किचकिच होती है। जब तक तुम्हें चाबी नहीं मिलती उस पोर्टल की, तब तक सीधा उसमें ऑप्शन पे क्लिक करना रैंडम, फिर तुमसे 1 से लेकर 10वीं लेवल तक के जानवरों के क्षेत्र में ले जाएगा। ठीक है। इतना बोल के उसने अपने ज्येष्ठ सहपाठियों से पूछा, सीनियर, यहाँ टेलीपोर्ट स्थान कहाँ पर है? वह लड़का अपने आप रोके जाने से थोड़ा गुस्सा हो गया था और अपना गुस्सा उस पर निकालने वाला ही था, लेकिन उसने जब क्षितिज को देखा तो उसका गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे राजकुमार क्षितिज, आप। उसने इतना बोलकर इज्जत में अपनी गर्दन झुकाई। अरे मैं आपका सहपाठी हूं ना कि राजकुमार, आप जैसे काही वैसे करेंगे हम राजकुमार। इतना बोलकर फिर से उसने गर्दन झुक ली। मुझे सिर्फ टेलीपोर्ट स्थान के बारे में जानकारी चाहिए। उसने एक जगह की तरफ हाथ दिखते हुए बोला, वहां पर है। धन्यवाद। इतना कहकर क्षितिज भाग निकला वह से, क्योंकि वह अपनी लोकप्रियता को जानना नहीं चाहता था। क्या बात है राजकुमार, आप तो बड़े फेमस हो गए हो इस अकादमी में। संविदा क्षितिज की टांग खींचते हुए बोली। अरे तुम तो मत खींचो मेरे टांग, मुझे यह राजकुमार बोल बोल के मेरे सामने गर्दन झुकाना पसंद नहीं है। तो फिर जब अपने दादाजी के पास आप जाओगे तो कैसे करोगे? मैं पहले ये मेरे सामने गर्दन झुकना बंद करवाने का फरमान निकालूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर संविदा मुस्कुराकर पोर्टल की तरफ चल दी। आर्यन, प्रियंका, प्रीति और अजात शत्रु, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? क्षितिज हैरानी से उन लोगों की तरफ देखते हुए। भाई, हम जानवर का शिकार करने जा रहे हैं, आर्यन ने कहा। हम तो कब के निकल गए होते, लेकिन यह पगला यहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। प्रीति थोड़ा गुस्से में बोली। हाँ, फिर मेरे क्षितिज भैया के सिवा मैं कैसे जा सकता था? आर्यन मुस्कुराकर बोला। हाँ नौटंकी, बाज चलो, फिर अंदर चलते हैं। भैया, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस पोर्टल में एक मैनुअल और एक ऑन्टो दिखा रहा है। प्रियंका ने उस पोर्टल की तरफ देखते हुए पूछा। कोई सिलेक्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? प्रीति बीच में बोलते हुए बोली। नहीं, हम ऑटो सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें पोर्टल हमारी ताकत के हिसाब से हमें उन जानवरों के पास भेज देगा। सभी ने इस बात पर अपनी गर्दन हिलाई और प्रियंका ने ओमीटो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, लेकिन प्रीति उन लोगों के साथ नहीं आई। वह पीछे रुक गई। किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सभी लोग पोर्टल से एक जंगल में चले गए। वहां पर देखा तो पूरा गहन जंगल दिख रहा था और कहा जाए किसी को कुछ पता चल नहीं रहा था। सभी लोग क्षितिज और संविदा की तरफ देखने लगे। संविदा ने उन लोगों की नजरें अपने ऊपर देखी तो वो भी थोड़ी देर के सोचने लगी और फिर उसने बुद्धि यंत्र को पूछा, कोई नक्शा है क्या तुम्हारे पास जिसकी मदद से हम लोग लघु शाक्ति जानवरों को पकड़ सकते हैं? हाँ है ना, ये लो, तुम्हारे दिमाग में भेज रहा हूं। फिर जब उसने उस नक्शे को खोला तो देखा कि वह जंगल के पूर्व क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर ज्यादा करके लेवल 3 के जानवर दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर लगभग 1 किलोमीटर एक जगह ऐसी थी कि वहां लघु शक्ति लेवल 1 के जानवर मिलेंगे। फिर संविदा बोली, इस तरफ हमें लेवल 1 के जानवर मिलेंगे। सभी 5 लोग धीरे चलने लगे।
किसी ने किसी भी जानवर को नहीं छेड़ा, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि कोई भी जानवर कम से कम लेवल 3 से लेकर लेवल 9 तक का था। उन जानवरों के सामने ये सब लोग चींटी जैसे लग रहे थे। सभी अपने कदम धीरे धीरे फूंक फूंक कर रख रहे थे, लेकिन एक चींटी जो कि लघु शक्ति 6ठे स्तर की थी, उसे मारने की इच्छा आर्यन को हुई। लेकिन जब वह उसे मारता तभी उसकी एक खूंखार शक्ति उसके पास से जब गुजरी, तब सिर्फ उसके बालों को थोड़ा स्पर्श हुआ और उसके बाल झुलस गए। अरे यार, ये कितने खूंखार जानवर है, आर्यन गुस्सा करते हुए बोला। चलो आगे चलते हैं। क्षितिज ने आर्यन की बातों को जवाब ना देते हुए सबको आगे चलने का इशारा किया। मुझे एक सवाल मन में आ रहा था, बुद्धि यंत्र को क्षितिज ने चलते चलते हुए पूछा। हाँ पूछो। हमें हर बार ऐसे ही जानवरों को मारना पड़ेगा क्या, हर बार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत सारे रास्तों से अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो। फिर क्या मुझे बताओगे उनके बारे में? हाँ जरूर। पहला रास्ता तो पता होगा, जानवरों को मारकर उनकी ताकत हासिल करना। आतंकी टोली के व्यक्तियों को मारकर तुम शक्ति हासिल कर सकते हो। औषधि गोलियां खाकर, पवित्र पत्थर से, अपने तत्व की चीजों से, और बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे शक्ति अर्जित की जा सकती है। मुझे यह जानवर मारना पसंद नहीं है। नहीं, ये कोई आम जानवर नहीं है। आतंकी टोली की तरफदारी करने वाले जानवर है। मतलब? नहीं समझा। देखो, एक बार बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। जब मनोरथ साम्राज्य युद्ध जीतने वाला था, तभी इन जानवरों ने आतंकी टोली का साथ दिया और उनको भागने के लिए मदद की थी। ऐसा है, इन गद्दारों ने अपने ही साम्राज्य से गद्दारी की है। इनको तो सबक मिलकर रहेगा। हाँ, लेकिन संभाल के, जब तुम्हें चाबी मिलेगी तब तुम आतंकी टोली के क्षेत्र में जाकर उनको भी मार सकते हो। तब तुम्हें दोनों से एक साथ मुकाबला करना होगा। लेकिन चाबी कब मिलेगी? मिलेगी इसी जंगल में छुपी हुई है। जब समय आएगा तब अपने आप तुम उस क्षेत्र में पहुंच जाओगे। अभी भी एक सवाल है, यह जानवरों को मार के किस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ेगी? देखो, फिलहाल तो तुम्हें सिर्फ एक लेवल 1 का जानवर मारना है, लेकिन अगली लेवल से तुम्हें जानवरों से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर क्षितिज आगे चल दिया। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद सभी लोगों को आजू बाजू की शक्ति थोड़ी कम महसूस होने लगी और थोड़ा शरीर पर पड़ने वाला दबाव कम लगने लगा। फिर सब एक एक रास्ते निकल गए अपने शिकार खोजने। क्षितिज को खरगोश दिखा, जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा लग रही थी उससे, लेकिन उसे उस खरगोश को ही मारना था। वह खरगोश भी गजब का शातिर था। उसे जब किसी की आहट हुई तो वो भी एक पेड़ के आड़ में छुप गया। जब क्षितिज ने उस खरगोश की चालाकी देखी तो उसे भी हंसी आ गई। फिर वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया और जब वह पेड़ की दूसरी बाजू में देखता, उससे पहले ही खरगोश ने उस पर हमला कर दिया। उसके उस जोरदार हमले जे क्षितिज भी घबरा गया और जल्दी जल्दी से दूर जाने लगा। लेकिन खरगोश कहाँ उसके शिकार को छोड़ने वाला था। वह था कि क्षितिज का पीछा नहीं छोड़ रहा था। बुद्धि, अब क्या करूं? अरे, अब खरगोश कैसे मारना है तुम्हें मैं सिखाऊं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास तलवार है। इतना बोलकर उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली। उस तलवार को इस तरह से घुमाया कि खरगोश भी हैरान हो गया, क्योंकि वह तलवार दूसरी दिशा में जा रही थी, जहां खरगोश का नामो निशान नहीं था। खरगोश भी आराम से खड़ा हो गया, मानो उस पर हंस रहा हो। यह कहां से पागल योद्धा आ जाते हैं इस जंगल में। लेकिन बेचारे का दिन का सपना देखना खत्म होता। तभी उसका धड़ एक तरफ और गर्दन एक तरफ हो गई। कंग्रेचुलेशंस, आपने लघु शक्ति के पहले स्तर के जानवर को मार के अपनी लेवल को बढ़ा लिया है। आपको समय तत्व का भी एक पॉइंट मिला है और अब आप अगली लेवल से शक्ति पॉइंट्स अर्जित करके अपनी लेवल अपग्रेड कर सकते हो। लेवल 2 शक्ति पॉइंट्स की जरूरत है। क्षितिज भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी ताकत में भी बढ़ोतरी हुई दिख रही थी। आपकी ताकत बढ़ के हो गई ग्रह किलो और आपको एक लेवल 1 का कवच भी मिलता है। क्या आप उसे जांचना चाहोगे? क्षितिज ने अपनी गर्दन हिला दी तो तभी उसके शरीर पर एक कवच आ गया जो तांबे जैसा दिख रहा था। इसकी पावर है 100 वार। 100 वार क्या होता है? क्षितिज ने हैरानी में पड़ते हुए पूछा। 100 वार मतलब तुम्हारे ऊपर 100 हमले अगर लघु शक्ति लेवल के पहले स्तर का जानवर करता है
तो 100 हमले तक यह तुम्हें कुछ नहीं होने नहीं देगा। लेकिन अगर लघु शक्ति के दूसरे स्तर का जानवर हमला करता है तो आपके कवच की हमला प्रतिरोधकता आधी हो जाएगी और ये सिर्फ 50 वार सह पाएगा। हम ऐसी बात है। फिर थोड़ी देर वह आराम करने बैठ गया। उसने बाद में बहुत सारे जानवर मारे पहले स्तर के, लेकिन उसे कोई शक्ति हासिल नहीं हुई। लेकिन उसे और 2 धरती तत्व मिले, लेकिन तकरीबन 1 घंटा खत्म हो गया था। तब भी कोई वापस आया नहीं। आर्यन, प्रियंका, अजातशत्रु और संविदा में से। तब फिर क्षितिज ने तंग आकर उन लोगों को खुद ही खोजने निकल गया। सबसे पहले वह प्रियंका पास गया, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि प्रियंका के पीछे एक चूहा लगा है और अपने दांत दिखा के उसको काटने की कोशिश कर रहा है। अरे पागल जानवर, कहीं और जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ, मुझे मारोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चूहा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। थोड़ा दूर दौड़ने के बाद एक पेड़ की लकड़ी में पैर फंसकर वो गिर गई। उसे गिरता हुआ देखकर वो चूहा उसके दांत उसके पैरों में घुसाने के लिए दौड़ा। तो प्रियंका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऊपर वाले का नाम लेने लगी। तभी वह एक तलवार चलने की आवाज आई और उस चूहे की खून की छींटें प्रियंका के चेहरे पर उड़ी। तब उसने अपनी आंखें खोली और सामने दिखा कि क्षितिज उसके पास खड़ा है। उसकी लकड़ी की तलवार को खून लगा है। उसने जब क्षितिज को देखा तो उसकी जान में जान आई और उसे भैया कह के उसके गले लिपट गई। उसका यूं भोली लड़की की तरह उसे लिपटना क्षितिज को अपनी छोटी बहन आयुषी की याद दिला दी। आयुषी, मेरी बहना, तुम क्यों डरती हो? मैं हूं ना। क्षितिज के मुंह से अनजाने से निकल गया। आयुषी नहीं, मैं तो प्रियंका हूं भैया। प्रियंका थोड़ा सा परेशान होकर बोली। सॉरी, मैं भूल गया था। क्षितिज थोड़ा सा असमंजस होकर बोला। कोई ना, मुझे पता है आपकी आखिरी बहन का नाम बायुसी है। हाँ, मेरी छोटी बहना कहाँ पर हो तुम? जल्दी से जल्दी मैं महाशक्ति लेवल पहुंच जाऊंगा और फिर तुम लोगों की खोज करूंगा, अपने मन में क्षितिज ने कहा। भैया, आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है और आप एक ही वार में जानवरों को मार रहे हो। हाँ, मुझे सिर्फ लेवल 1 के जानवर मारने की ताकत ही नहीं, तत्वों के इकट्ठा करने के बदले भी ताकत मिलती है। जैसे मेरे पास टोटल तत्व 3 हो गए हैं, तो मेरी आम योद्धा से ताकत 3 किलो ज्यादा रहेगी, जिसके तत्व की संख्या अगर 0 रही तो। हाँ, अब समझी। जैसे अभी एक चूहा मारने की वजह से मेरी ताकत लघु शक्ति लेवल 1 पर होने की वजह 11 किलो हो गई है, लेकिन उसी जगह आपकी ताकत 14 किलो है। फिर क्षितिज ने कुछ नहीं कहा और वो लोग आर्यन को खोजने निकल पड़े। इधर 2 छुछुंदर एक लड़के को एक पेड़ की डाली से बांधकर उसके नीचे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़का चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। यह नजारा जब क्षितिज और प्रियंका ने देखा तो अपने पेट को पकड़ पकड़ कर जमीन पर लौट पोट होके हंसने लगे। लेकिन उतनी ही देर में आग लग गई और थोड़ा सा आर्यन झुलसने लगा तो क्षितिज दौड़ते हुए गया। उसने अपनी तलवार के एक ही झटके में उन दोनों छुछुंदरों को मार गिराया और आर्यन को छुड़ा लिया। क्या मेरे बहादुर शेर, कैसा लग रहा है? जब आर्यन को थोड़ी देर आराम करने देने के बाद क्षितिज ने उसकी तरफ मुस्कुराकर पूछा। आर्यन को तो अपने आप पर शर्म आ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। हम फिर मेरे होने वाले पतिदेव, एक ही बार में 2-2 छुछुंदरों के साथ कैसे पंगा ले लिया आपने? प्रियंका ने उस पूछा। अरे यार, तुम्हें क्या बताएं अभी। मुझे लगा कि यह एक ही छुछुंदर होगा, तो बाद में पता चला कि मैं नहीं इनका शिकार कर रहा था, ये लोग मेरा शिकार करना चाहते थे। आर्यन की यह बातें सुन के दोनों क्षितिज और प्रियंका पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। उन लोगों का यूं हंसना देख आर्यन गुस्सा आ गया और एक बाजू वाले पेड़ के पास जाकर बैठ गया। चलो भी मेरे छोटे भाई, हमें अजातशत्रु और संविदा को भी ढूंढना है। फिर आर्यन भी मान गया और तीनों चलने लगे, वो अजातशत्रु की तरफ। लेकिन कुछ ही देर में अजातशत्रु और संविदा साथ ही में आ रहे थे। जब सभी पांचों मिले तो क्षितिज ने बुद्धि यंत्र को पूछा कि बाहर कैसे निकलना है। तुम लोगों को साथ में 5 बार एक मंत्र बोलना है और फिर तुम अपने आप बाहर निकल जाओगे। फिर सभी ने उस मंत्र का जप किया 5 बार
और फिर सभी अपने आप पोर्टल से बाहर निकल गए। फिर सभी जब बाहर आए तो अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए और अपने दिए गए कमरे की तरफ चलते चलते संविदा और क्षितिज दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा दिए। आज बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। आर्यन अपने आप को बहुत थका हुआ दिखा दे रहा था। हाँ ना, तुम तो ज्यादा ही थके हुए दिख रहे हो। शायद उन छुछुंदरों की वजह से हुआ होगा ना? प्रियंका ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। आर्यन को समझ आ गया कि प्रियंका क्या बोलना चाहती थी, इसीलिए वह चुप हो गया। उसका चुप हो जाना ही सबको हंसी दिलाने में काफी था। ऐसे ही सब छात्र निवास में पहुंच गए और फिर एक एक करके अपने कमरा आने पर अपने कमरे में चला गया। आखिर में क्षितिज और संविदा ही बचे हुए थे। दोनों कमरे के अंदर पहुंचे तो दोनों ने बारी बारी जाकर नहा लिया और फिर सोने का समय आने तक इधर उधर के गप्पे लड़ाए। चलो अभी सोते हैं, ऐसा कहकर क्षितिज अंगड़ाइयां लेने लगा और अपने बिस्तर पर लेट गया और संविदा भी उसकी बाजू वाले बिस्तर पर लेट गई। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके सोए हुए थे और नजरों से पूछ रहे थे आगे क्या। फिर एक दूसरे नजरों में देखने के बाद संविदा ने कहा, अब सारी रात मुझे ताकते ही बैठोगे? नहीं। इतना बोलकर क्षितिज ने संविदा को अपने बाहों में भर लिया। इतना कस के उसे झगड़ा था कि उसकी सांसों को भी वह महसूस कर सकता था। उसका यूं ही आहोश में भरना संविदा को शर्म आ रही थी। संविदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह सो गई। फिर कुछ देर बाद क्षितिज भी सो गया। जब सुबह हुई तो क्षितिज को अपनी शक्तियां बढ़ाने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पोर्टल जाने से पहले आचार्य वशिष्ठ का संदेशा आया कि उन्होंने संविदा और क्षितिज को अपने कक्ष में बुलाया है। तो फिर क्षितिज और संविदा आचार्य के कक्ष की तरफ चल दिए। जब वो दोनों आचार्य के कक्ष में पहुंचे तो वो उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। प्रणाम आचार्य, क्षितिज ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। आचार्य ने भी उनका प्रणाम स्वीकार किया और उन दोनों को अपने सामने बैठने को कहा। आज मैं तुम्हें एक एक कांसे की तलवार दूंगा जिसका तुम इस्तेमाल शिकार करने में कर सकते हो, आचार्य बोले। उन दोनों ने जब यह सुना तो वो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि लकड़ी की तलवार में शिकार करना अच्छा नहीं होता था। अब तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा। आज से लेवल 2 का जानवर का शिकार करोगे और उन जानवरों की ताकत 30 से 40 किलो तक होती है। अकेले शिकार करना मुश्किल है, इसलिए तुम अभी दूसरे साल के सीनियर के साथ जाओगे। उन दोनों ने जब यह सुनोगे तो बहुत ही अच्छा लगा, जो आचार्य उनकी इतनी परवाह करते हैं। फिर आचार्य ने सीनियर के एक ग्रुप से मिलाया, जिनका ग्रुप लीडर था मियांक। उनके ग्रुप में मियांक के साथ साथ बाकी 3 लोग थे। उनमें से एक लड़की थी। वह लड़की का नाम जीविका और वह भी मध्य क्षेत्र के राज्य नेहल की राजकुमारी थी। वैसे वह लोग किसी को मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन आचार्य वशिष्ठ के स्टूडेंट थे, इसीलिए वह साथ में जा रहे थे। इन बच्चों की अब हमें बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी, जीविका थोड़ी नाराज होकर बोली। वह भी अवशक्ति लेवल के आखिरी लेवल में थी। उसे भी अपनी लेवल बढ़ाने जाना था, लेकिन मियांक के कहने पर उन लोगों की रक्षा करने के लिए जान पड़ रहा था। अब आचार्य ने कहा है तो करना पड़ेगा ना। उन लोगों में सीधी बातें करने वाला लड़का राकेश बोला। राकेश अनुशक्ति की पहली लेवल पर था। हाँ, अभी कुछ मत बोलो मियांक। और वो दोनों लड़का लड़की और ये 3 नमूने कौन आ रहे हैं? एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़के जिसका नाम भूषण ने कहा। वह भी राकेश की तरह अनुशक्ति की पहली लेवल पर था। जब मियांक के ग्रुप ने 5 लोगों को आते हुए देखा तो उनके ग्रुप को हैरानी हुई और आपस में बातें करने लगे कि आचार्य के सिर्फ 2 शिष्य हैं, तो ये बाकी 3 लोग कौन हैं? प्रणाम आचार्य। सभी लोगों ने आचार्य वशिष्ठ को देखकर अपने हाथ जोड़े। आशीर्वाद। आचार्य ने भी मुस्कुराते हुए उनको हाथ दिखाया। आचार्य, आपने सिर्फ 2 लोगों के बारे में बताया था? जीविका का आखिरकार सवाल आ ही गया। उसके इस सवाल से मियांक बहुत बुरा लगा और उसने जीविका को अपनी आंखें दिखाई। तब वो काफी डर गई, क्योंकि मियांक इतना घूस सा कभी नहीं होता था। अरे, मैं इन दोनों को भेजने वाला था, लेकिन ये दोनों बोले कि इनका भी 5 का ग्रुप है और ये उस ग्रुप के बिना कभी नहीं अकेले जाते, तो मुझे इनकी विनती स्वीकारनी पड़ी। आचार्य ने थोड़ा हताश होकर कहा। अरे आचार्य,
आपको इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आपका कहना ही काफी है, क्योंकि पिछले साल हमारे लिए भी आप ही सीनियर्स को मनाए थे। मियांग आभार व्यक्त करते हुए कहा। आचार्य को भी उसका यह बहुत ही विनम्रतापूर्वक बर्ताव अच्छा लगा और वो दोनों ग्रुप पहचान करवाते हुए बोले, यह देखो तुम लोगों के जूनियर्स क्षितिज, संविदा, आर्यन, प्रियंका और अजात शत्रु। बच्चों, ये है तुम्हारे सीनियर्स मियांग, जीविका, राकेश और भूषण, जो कि मेरे हिसाब से पिछले साल के सबसे बेहतरीन विद्यार्थी हैं। हेलो सीनियर्स, पांचों ने एक साथ बोला और अपनी गर्दन झुकाकर इज्जत दिखाई। हेलो जूनियर्स, ऐसा बोल के उन चारों ने भी अपनी खुशी दिखाई। चलो बच्चों, अब मैं निकालता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। ऐसा बोल के आचार्य चले गए। तो तुम ही हो क्षितिज, जिसको 10 के 10 तत्वों की ताकत प्राप्त हो गई है? मियांग ने क्षितिज की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सीनियर, क्षितिज ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अरे, ऐसा सीनियर जूनियर कहते हुए काम नहीं चलेगा। तुम लोग हमें सीधा मियांग भाई, राकेश भाई और भूषण भाई ऐसा कहकर बुलाओ। राकेश बोल पड़ा, जिसे सीधी बात करना पसंद था। हाँ, लेकिन मुझे तो सीनियर जीविका ही बुलाना, जीविका ने थोड़ा अकड़ कर कहा। ठीक है मियांग भाई, आप बताओ कब निकलना है शिकार के लिए? क्षितिज ने सीधा जीविका की बातों को दुर्लक्षित करते हुए मियांग को पूछा और उसका ऐसा बर्ताव करना जीविका के दिमाग में आग लगा गया। अभी चलते हैं, ऐसा बोल के मियांग का ग्रुप आगे आगे और बाकी पांचों पीछे पीछे चलने लगे। मियांग ने अपनी जेब से चाबी निकली और पोर्टल के पास के छेद में लगा दी। उसकी वो चाबी देख के क्षितिज को हैरानी हुई, क्योंकि इसी चाबी के बारे में बुद्धि बोल रहा था। भाई, आपको ये चाबी कब मिली? क्षितिज ने मियांग को पूछा। मुझे यह चाबी लेवल 5 के जानवर को मारने को मिली थी, जब मैं अनुशक्ति की 9वीं लेवल में था। मियांग अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझते हुए कहा। यह चाबी इसी लेवल पर ही मिलती है क्या? आर्यन ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। नहीं छोटे, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी को लघु शक्ति के ऊपर मिल जाती है तो किसी को महाशक्ति लेवल तक नहीं मिलती। अपना अपना नसीब होता है, भूषण ने कहा, जो बहुत ही शांत व्यक्तिमत्व का दिख रहा था। और उसका यह जवाब सुनकर आर्यन भी शांत हो गया। चलो फिर साथियों, हम चलते हैं लेवल 2 के जानवरों का शिकार करने। इतना कहकर मियांग और उसके पीछे बाकी लोगों ने प्रवेश किया। यह जगह पिछली वाली जगह से अलग थी और पिछली बार की तरह उनके शरीर पर दबाव भी कम पड़ रहा था। उस क्षेत्र में कोई भी जमीन पर चलने वाला जानवर दिख नहीं रहा था। क्षितिज भैया, यहाँ तो कोई जानवर नहीं दिख रहा है? थोड़ा परेशान होकर आर्यन ने क्षितिज को पूछा। क्षितिज ने भी मियांग की तरफ देखा। इस लेवल के जानवर थोड़े होशियार होते हैं, यह छुप छुप के रहते हैं, मियांग उन लोगों शांति से समझाते हुए कहा। सभी नए लोगों को अब समझ आया कि कोई जानवर क्यों नहीं दिख रहा था। सभी लोग मियांग के ज्ञान को देख के अच्छा लगा। मियांग सभी लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने पीछे सभी लोगों को लेके जा रहा था। सभी लोगों को मियांग की गुप्त तकनीक, आत्मघाती तकनीक अच्छी लगी, लेकिन ज्यादातर क्षितिज को बहुत ही अच्छी लगी। उसका यह शांत रहना और अपने शिकार को खोजना। अपनी शिकार भी इसका पता नहीं चलना काफी लोगों के दिल में जगह कर गया। अब समझ आया इन पांचों की मियांग क्यों इनका लीडर था। जब कुछ देर चलने के बाद मियांग रुक गया और जमीन पर ध्यान दे के देखने लगा। उसने जमीन पर कुछ देर ध्यान देते हुए देखा और फिर सभी ने देखा कि वहां पैरों के निशान थे। पैरों के निशान! उन निशानों के देख के प्रियंका चिल्ला उठी और उसकी वजह सभी के सभी डर गए और थोड़ा घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। उन लोगों की उस पे तरफ नजर देखते ही उसे समझ आया कि वो जरूरत से ज्यादा ही बड़े आवाज में चिल्लाई थी। उसने शर्माकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली और आगे कुछ नहीं कहा। फिर से मियांग ध्यान देके उन पैरों के निशान को देखने लगा और बाद में उसने उस मिट्टी को उठाया और थोड़ा सूंघा। फिर से वह चलने लगा, लेकिन आर्यन तो उससे आगे निकला। उसने उस मिट्टी को छक कर भी देखा और उसका मुंह उस मिट्टी को छकने के देखने लायक था। वह दूर जाकर उल्टियां करने लगा। उसकी मूर्खता पर मियांग, राकेश और भूषण को बहुत हंसी आई और वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। क्या घटिया स्वाद है। अपना मुंह टेढ़ा करते हुए और अपने मुंह जो भी मिट्टी के कण गए थे उनको थूकते हुए आर्यन बोला,
अब समझे बिना कुछ जानते हुए ऐसा करना नहीं चाहिए। अजात शत्रु उसकी तरफ हंसते हुए देखा। फिर सभी लोग चलने लगे, लेकिन आर्यन से चुप नहीं रहा गया और वो पूछने लगा, भूषण भाई, यह जानवर कौन सा है? भूषण ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, व्यग्र शिखर नामक जानवर है। क्या व्यग्र शिखर ऐसा अजीब नाम किस जानवर का होता है? जब आर्यन ने उस जानवर का नाम सुनकर फिर से अपना मुंह टेढ़ा किया। हाँ, यह जानवर बाघ और बकरी के मिलन से पैदा होता है, भूषण स्पष्ट करते हुए बोला। क्या ऐसे भी जानवर होते हैं यहाँ पर? प्रियंका अपना गुस्सा निकलते हुए बोली, बेटा, तुम अभी तो बच्ची हो, तुम्हें इस जंगल का जंगल राज अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम संभल कर रहना। थोड़ा प्रियंका की तरफ देखने के बाद जीविका रुक गई। क्या हुआ सीनियर जीविका, ऐसा क्यों मैं संभल कर रहूं? प्रियंका ने घबराते हुए पूछा। ऐसी बात है कि यहाँ के जानवर अपनी जाति, नस्ल वगैरह नहीं देखते हैं। मतलब ऐसा कि तुमने आतंकी टोली का नाम सुना ही होगा। हाँ, उनकी पैदाइश जानवर और मनुष्य का मिलन होने के बाद होता है। अब प्रियंका को समझ आ गया कि जीविका क्यों उसे बच के रहने के लिए बोल रही थी। इस बात को समझते हुए प्रियंका ने संविदा का हाथ कस के पकड़ लिया। अरे जीविका, उस बेचारी लड़की को क्यों डरा रही हो? राकेश ने जीविका की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। मैंने कहा, उसे डराया, और मैं तो सिर्फ उसे समझा रही हूं उसे। जीविका अपनी बात का स्पष्टीकरण देते हुए बोली। फिर तुमने सारी बात प्रियंका क्यों नहीं बताई कि लेवल 5 के जानवर और उसके ऊपर के जानवर ऐसा करते हैं? राकेश ने सीधी बात कर दी। संविदा ने जब यह बात सुनी तो वह जीविका के ऊपर बहुत गुस्सा हो गई, और उसने जब से देखा था तब से जीविका का नाटक चल रहा था। यहाँ पर कुछ लोग मदद करने के जगह पर डराने आए हैं लगता है। क्या कहा? जीविका को समझ आ गया कि संविदा उसे ही बोल रही थी। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ जबरदस्ती आए हुए हैं। संविदा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे जबरदस्ती लाने की औकात किसी में नहीं है, और मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ। मैं भी एक बड़े राज्य के राजकुमारी हूँ। मैं भी कोई कम हूँ क्या? इतना ही संविदा बोला पाई और चुप हो गई। क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई? जीविका उसको चिढ़ाते हुए पूछने लगी। वो भी उसी राज्य के बड़े साम्राज्य के राजकुमार की प्रेमिका है। क्षितिज भी संविदा की छुपी सह नहीं पाया और बोल पड़ा। उसका ऐसा कहना जीविका को चुप कराने के लिए काफी था, क्योंकि साम्राज्य के राजकुमार के सामने वो कुछ भी नहीं थी। उसकी वो चुप्पी देखकर प्रियंका, अजात शत्रु, आर्यन, भूषण और राकेश भी मुस्कुराए, क्योंकि 1 साल से राकेश और भूषण को यही बात सुनाकर परेशान करके रखा था। आज उसे मुंहतोड़ जवाब मिला था। चलो, अभी हम लोगों को शिकार पे ध्यान देना है, बीच में बिचबचाव करते हुए मियांक ने कहा। लेकिन मियांक का बिचबचाव करना जीविका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जीविका का कहना था कि उसने उसकी बाजू लेनी थी। कुछ देर चलने बाद सबको एक तालाब दिखाई देने लगा, और उसमें एक आधा बाघ और आधा बकरी जैसा दिखने वाला जानवर दिखा। फिर सभी को अपने हाथ से रुकने का इशारा करते हुए मयंक ने कहा, अभी तुम लोगों की क्या इच्छा है? कैसी शिकार करनी है तुम्हें? मियांक उन लोगों की तरफ सवालिया नजर करते हुए कहा। हम लोग ग्रुप से हमला। क्षितिज बोल ही रहा था, तभी आर्यन ने आगे आते हुए कहा, मैं अकेला उस जानवर को मारूंगा। उसकी यह सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। ठीक है, तुम हमला करो, हम लोग उसे चारों ओर से घेरते हैं। मियांक थोड़ा शांत होकर बोला। सभी लोगों ने जब उस जानवर को घेर लिया तो आर्यन अपनी लकड़ी की तलवार निकालकर उस जानवर की तरफ दौड़ रहा था, और मन में सोच रहा था कि वो जाएगा। उस जानवर को अच्छी तरह पटक पटक कर मारूंगा। लेकिन क्या हुआ, वो जिस रफ्तार से उस जानवर की तरफ आया था, उससे ज्यादा रफ्तार से पीछे हवा में जाने लगा। आर्यन 10 मीटर दूरी पर जाकर गिरा और फिर उठकर खड़ा हुआ। उसे लगा था कि उसके ऊपर हमला करने के लिए वो जानवर आएगा, लेकिन उस जानवर ने उसे एक चींटी से ऊपर का समझा नहीं था। वह जानवर फिर से अपना अपना पानी पीने लग गया। फिर प्रियंका आर्यन के पास आई और उसे बोली, चलो इस बार हम दोनों एक साथ हमला करते हैं। फिर वो दोनों दौड़ के उस जानवर पर हमला करने दौड़ पड़े, लेकिन फिर से वही कहानी, उन दोनों को उस जानवर ने उड़ा दिया और फिर से वो पानी पीने लग गया। इस बार अजात शत्रु उन दोनों के पास गया
और उन्हें उठाते हुए बोला, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? अब देखो मैं कैसे हमला करता हूं उस जानवर पर। ऐसा कहते हुए वो उस जानवर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन हर बार की तरह नहीं हुआ। इस बार जानवर को भी गुस्सा आ गया था कि यह बार बार क्यों उस पे हमला करने आ जाते हैं। इसी वजह से शायद वह जानवर खुद ही अजात शत्रु की तरह दौड़ कर आया और अपनी बकरी जैसी सींग से उसे 10 फीट हवा में 20 फीट दूर इतना उछालकर फेंका। उन लोगों की वह दुर्दशा देख के अभी संविधा से रहा नहीं गया और वो तीनों के पास चली गई। ये लो, हारने वालों की महारानी अब खुद चली गई मार खाने। जीविका ने संविधा को देख के उपहास उड़ाया, लेकिन उसकी बात सुनने को संविधा वहां नहीं थी। अगर वो वहां होती ना, जानवर को बाद में, लेकिन पहले जीविका को जरूर मार देती। राकेश ने उसकी बात सुनते हुए मन ही मन कहा। फिर चारों ने मिलकर हमला करने का सोचा और चारों दौड़ के उस जानवर की तरफ चारों दिशाओं से जाने लगे और इस वजह वह जानवर भी बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन जब उस पे 3 लकड़ी की और एक कांसे की तलवार पड़ी तो वो भी चिल्ला उठा और संविधा की कांसे की तलवार ने अच्छा खासा उसके शरीर में घाव भी कर दिया था। इसी वजह से वो जानवर बाकी लोगों की तरफ ध्यान न देते हुए सीधा संविधा पे वार करने लगा और हर वार में ताकत बढ़ाकर उस पे धावा करने लगा। जब वो अकेली कमजोर पड़ने लगी तब क्षितिज फूल स्पीड में उस जानवर पर हमला करने दौड़ा। उसने अपनी तलवार घुमाई और उसे उस जानवर ने भी दिखा दिया, लेकिन शायद उसे भी उसमें कुछ तो गलत लगा क्योंकि उस जगह कोई नहीं था। उस जानवर को छोड़ो मियांग के ग्रुप वालों को भी हैरानी हुई कि शायद यह वो क्षितिज नहीं है जो प्रवेश परीक्षा में अव्वल आया था और जिसके पास 10 तत्वों को ग्रहण करने की ताकत है। जीविका जो कब की क्षितिज की वजह से चुप बैठी हुई थी, जब उसने क्षितिज का तलवार चलाना देख के उसकी तो हंसी छूट गई, लेकिन उस जानवर के साथ जो संविधा वहां खड़ी थी वह भी बोचक्का हो गई थी और उसे भी लगा कि क्षितिज शायद अंधेरे में तीर चला रहा है। जिस उम्मीद से संविधा उसे देख रही थी उससे ज्यादा उसे निराशा हुई। अरे लेकिन उधर तो देखो, भूषण जो कि बहुत शांत व्यक्ति था वो बहुत जोर से चिल्लाया। अब क्या हुआ, उस लड़के का निशाना हवा में ही फुस हो गया क्या? जीविका ने कहा। लेकिन जब उसने सामने वाला नजारा देखा तो वो भी आंखें फाड़ के देखने लगी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने जो हुआ है वो सच या सपना। सभी 7 लोग जो उस वाक्य को देखा वो क्षण भर के लिए शांत हो गए और जब वो लोग होश में आए सबसे पहले चिल्लाने वाला एक ही व्यक्ति था। हाँ, आप लोग जान गए होंगे, वो था हमारा सबसे प्यारा आर्यन। भैया क्या फंसाया उस जानवर को। एक बार तो मैं भी मायूस हो गया था कि आपने गलत हमला कर दिया है। आर्यन खुशी में मुस्कुराकर बोला। जीविका का मुंह ऐसा हुआ था कि उसे जोर से झापड़ मार दी हो किसी ने। भैया आप तो लाजवाब हो। प्रियंका भी बहुत ही खुशी में बोली। हाँ भैया, मुझे भी आप पे गर्व है। अजात शत्रु ने भी बहुत खुश होकर बोला। संविधा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसे कितनी खुशी हो रही है। क्या बात है क्षितिज, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। क्षितिज की पीठ थपथपाते हुए मियांक बोला और उसके बाजू में खड़े राकेश और भूषण ने भी उसकी पीठ थपथपाई। जीविका का तो चेहरा ही बता रहा था कि उसे क्या महसूस हो रहा था, लेकिन वो भी झूठी हाथ की मुस्कुरा दी। मैंने बहुत सारे शिकारी देखे, लेकिन इतनी आत्मघाती तकनीक मैंने नहीं देखी, भूषण ने कहा। अरे यह कहां से आत्मघाती तकनीक है, यह तो तलवार तकनीक है, राकेश ने कहा। हाँ, लेकिन यह तलवार तकनीक कम और आत्मघाती तकनीक ज्यादा है, भूषण ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। लेकिन इसे सिर्फ तुम लोग तलवार तकनीक मत कहो, ये सर्वोच्च तलवार तकनीक में से एक है और इसकी लेवल भी सिर्फ एक है। सोचो, तुम लोग की यह अपनी परम दायरे में पहुंच जाएगी तो क्या होगा? तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे। मुझे एक बताओ, इस जानवर का बंटवारा कैसे करोगे? जीविका ने उन लोगों को बीच में रोकते हुआ पूछा। जैसा हमारे क्षितिज भैया बोले वैसा करेंगे। आर्यन इतना कहकर क्षितिज के पास खड़ा हो गया। हाँ, हम क्षितिज भैया के अनुसार हम लोग बांट लेंगे, प्रियंका और अजात शत्रु दोनों एक साथ बोले। संविदा बिना कुछ कहे ही क्षितिज की बाजू में जाके खड़ी हो गई। जीविका ने जो चाल खेली थी वो असफल रही थी। उसे लगा कि शक्ति पॉइंट्स के लिए इनमें आपस में झगड़े होंगे।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए वो उदास हो गई। मियांक ने जब उनकी एकजुटता देखी तो उसे उनके ग्रुप की पहली शिकार की याद आ गई थी कि कैसे जीविका पॉइंट्स के लिए झगड़ रही थी। फिर बाद में सभी ने उसके पॉइंट्स उसे दे दिए थे। मुझे एक बताओ, इस शिकार में क्या क्या मिला है? क्षितिज ने उन लोगों की तरफ देखते हुए पूछा। इसमें 8 शक्ति पॉइंट्स और एक ताकत शक्ति मिली है, आर्यन ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। क्योंकि पहला हमला उसने किया था तो सभी पॉइंट्स और ताकत शक्ति भी उसके बुद्धि यंत्र में मिले थे। फिर एक करो, तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लो और बाकी मैं ले लूंगा, क्षितिज ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। इस बार हम लोग ले लेंगे, लेकिन अगली बार पहले आप लेना, आर्यन ने कहा। क्षितिज ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर थोड़ी उन 4 लोगों की बात खत्म होने के बाद आर्यन उसके पास आया और बोला, भैया हम चारों ने 2-2 शक्ति पॉइंट्स ले लिए हैं और आपके लिए अभी ताकत शक्ति बची है, एक तत्व मिला है। आर्यन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अरे कोई ना, मुझे वो भेज दो। और कौन सा तत्व मिला है? क्षितिज थोड़ा उत्साह में पूछा। भैया इस बार बिजली तत्व मिल है, तो वह अपने आप ही आपको मिलेगा, थोड़ा सा आर्यन ने नाराज होते हुए कहा। फिर क्षितिज के बुद्धि यंत्र से आवाज आई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको एक ताकत शक्ति प्राप्त हुई है। इसका प्रकार यह ताकत बढ़ाने वाली है, जिसकी वजह से आप 3 लेवल की शक्ति बढ़ा सकते हैं। क्षितिज ने जब यह बात सुनी तो उसका चेहरा खुशी से खुल गया। उसकी यह मुस्कान देखकर थोड़ा आर्यन को आश्चर्य हुआ। फिर वह उसके तरफ शकी नजर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या मिला उस ताकत शक्ति में? मुझे 3 लेवल बढ़ाने की ताकत शक्ति मिली है क्या? हाय रे फूटे मेरे नसीब, मैं शक्ति पॉइंट्स के चक्कर में मैंने बहुमूल्य चीज गवा दी, आर्यन ने रोने वाला चेहरा करते हुए कहा। अब आएगा मजा, मैं हमेशा के लिए इस ताकत शक्ति का इस्तेमाल करके शिकार करूंगा, क्षितिज ने मन में कहा। नहीं, यह ताकत शक्ति तुम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, बुद्धि यंत्र ने कहा। फिर उसके चेहरे की खुशी अपने आप ही कम हो गई। क्या क्षितिज भैया, आप क्यों नाराज हो गए अब? प्रियंका ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, इस ताकत शक्ति इस्तेमाल में सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ, इसी वजह मैं नाराज हो गया था। लेकिन कोई नहीं, चलो कोई नया शिकार खोजते हैं। इतना कहने के बाद उसने मियांक तरफ देखा तो उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन वो लोग उस तालाब से कुछ दूर जाते तभी उसमें से एक खूंखार आवाज सुनाई दी थी। सभी ने पीछे चौंक के देखा तो उन्हें दिखा कि उस तालाब में से एक सांप फूंकारते हुए बाहर आ रहा है। वो सांप भी बहुत मोटा और बहुत ही लंबा था। उसकी त्वचा भी गहरे गेहुए रंग की थी। वो जानवर भी लघु शक्ति लेवल के दूसरे स्तर का ही था, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा लग रही थी। मियांक के ग्रुप के लोग आगे दौड़ पड़े थे उस सांप को मारने। तभी क्षितिज ने उन्हें रोकते हुए कहा, मियांक भाई, मैं इस बार अकेले शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन यह शक्तिशाली जानवर है, ये तुम्हारी लेवल के ऊपर का जानवर है, राकेश ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। कोई ना राकेश भाई, मैं मार दूंगा इसे, क्षितिज ने काफी आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि अब हार जाओगे तो सिर्फ मुझे आवाज देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मियांक ने फिक्र भरी आवाज में कहा। क्षितिज ने भी अपने गर्दन से हाँ कह दिया। क्षितिज धीरे धीरे बिना अपने पैरों का आवाज किए तकरीबन 15 मीटर दूरी तय कर ली, लेकिन उस जानवर को कोई हलचल नहीं महसूस हुई थी और वो शांति से उस बाघ और बकरी के जानवर के मांस को खा रहा था। उसकी वह सीक्रेट एम्बुश टेक्निक देखकर खुद मियांक भी अवाक हो गया। बाकी लोगों की बात ही छोड़ दो, सभी लोग अपना मुंह खोलकर देख रहे थे। भाई अजात शत्रु, क्या लगता है आपको, क्षितिज भैया की सीक्रेट एम्बुश टेक्निक अच्छी या मियांक भाई की? आर्यन ने सवाल पूछते हुए मियांक की तरफ देखा। मियांक भी क्षितिज की वो तकनीक देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे गर्व भी हो रहा था कि मनोरथ साम्राज्य का राजकुमार सीक्रेट एम्बुश टेक्निक में महारथी था। मियांक जब नया नया आया था तो इस अकादमी, तब उसकी तकनीक क्षितिज से तुलना की जाए तो क्षितिज उसमें जीत जाएगा। हाँ, लेकिन वो आज के मियांक से काफी दूर है, क्योंकि मियांक का युद्ध का अनुभव उसे क्षितिज से आगे रखता है, भूषण ने कहा।
जो कि कभी कभार ही बोलता था। सभी लोगों भूषण की बात को माना और अपनी गर्दन हिलाकर क्षितिज की तरफ देखने लगे थे, जो धीरे धीरे चलते हुए उस सांप के लगभग 20 कदम दूर था। इतना शांत और अपने शरीर को लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा था कि खुद सांप भी इसकी चाल देख के शर्मा जाता। सांप जैसा जानवर जो जमीन पर थोड़ी भी हलचल हुई तो उसे भनक लग जाती थी। उसे भी क्षितिज ने चकमा दे दिया था। अब सिर्फ एक हाथ की दूरी पर क्षितिज आ गया था और अपनी तलवार हवा में चलाता। तभी उस जानवर को कुछ महसूस हुआ और वो एक ही क्षण में कुछ कदम दूर चला गया था। उस सांप की रफ्तार को देखकर बाकी सभी लोग भौंचक्का हो गए थे। अरे भाई, यह क्या था? मैंने अभी तक का लघु शक्ति रैंक के जानवरों में सबसे ज्यादा रफ्तार वाला जानवर यही देखा है। राकेश चौंक के पूछा। हाँ, मैंने भी देखा नहीं। जीविका भी अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे लगता है क्षितिज भैया ने गलत जानवर की शिकार करने का निर्णय लिया है। प्रियंका भी चिंतित होकर बोली। नहीं, अगर क्षितिज बोले हैं कि वह उस जानवर की शिकार करेंगे तो वह सब कुछ नाप तोल के बोले होंगे। अगर उन्हें जीतने का अनुमान ना हो तो कभी खुद से उस जानवर से मुकाबला करने नहीं जाते। संविदा ने क्षितिज के ऊपर विश्वास दिखाते हुए कहा। बड़ी आई विश्वास दिखाने वाली। जब तुम्हारा क्षितिज उस जानवर से डर के भागेगा तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। जीविका अपने मन ही मन में बोली, लेकिन उसके मन की आवाज जैसे संविदा ने सुन ली हो, क्योंकि संविदा उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख रही थी और जीविका भी दिल घबरा गया था उसका खौफ भरा चेहरा देख के। इन लोगों की नोक झोंक का तो उस सांप और क्षितिज को तो पता भी नहीं था। सांप जितनी रफ्तार से दौड़ रहा था उतनी ही रफ्तार से क्षितिज उसका पीछा कर रहा था। दोनों तकरीबन आधा किलोमीटर दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी थक नहीं रहा था। लेकिन एकाएक क्षितिज ना जाने कहां से, लेकिन उस सांप से एक हाथ के करीब दूरी पर आ गया और उस सांप का भी होश उड़ गया। वो जानवर भी खुद पर इतना भरोसा कर रहा था कि उस लघु शक्ति लेवल के मनुष्य को तो जरूर हरा सकता था। अब वह सपना जैसा दिख रहा था। जब क्षितिज को ऐसा लगा कि उसकी तलवार के हमले से उस सांप को मार सकता है, तो उसने उस तलवार को हवा में घुमाया और उस जानवर की हैरानी हंसी में बदल गई, क्योंकि उस जानवर को लगा कि यह आदमी शायद अंधा है। लेकिन उस बेचारे जानवर की हंसी कम होने से पहले ही उसका सर बाजू में कट कर गिर चुका था। मियांग के ग्रुप ने जब उस नजारे को देखा तो उनके पैरों की नीचे से जमीन सरक गई। क्षितिज के ग्रुप के लोगों ने इतना बड़ा मुंह किया कि एक बड़ा चूहा भी उनके मुंह से अंदर बाहर कर सकता था। वाह क्षितिज भाई वाह, हमें आप पे गर्व है, था और रहेगा। आपकी लीडरशिप हमें स्वीकार है। आर्यन अपनी गर्दन झुकाए हुए क्षितिज के सामने खड़ा हो गया। हाँ क्षितिज भैया, मुझे भी आपकी काबिलियत हमेशा भरोसा रहेगा और आपका नेतृत्व मुझे भी स्वीकार है। अजात शत्रु ने भी सामने आते हुए अपनी गर्दन झुकाते हुए और अपनी तलवार को जमीन में घुसाकर अपनी घुटने टेकते हुए कहा, हम दोनों को भी आपका नेतृत्व स्वीकार है। संविदा और प्रियंका ने भी हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई या अपने घुटने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन दोनों की ओवर एक्टिंग सीधा सीधा सबको दिख रही थी। ठीक है पगलो, अब रुलाओगे क्या? आ जाओ इधर, क्षितिज भी एक्टिंग करते हुए बोला। लेकिन क्या वो दोनों भाई सच में उसकी तरफ छोटे बच्चे की तरह दौड़ पड़े? इस बार सही में क्षितिज ने भी उन्हें गले से लगा लिया। जब तुम लोगों ने मुझे लीडर माना है तो मैं शपथ खा के कहता हूं कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उन लोगों का बंधु प्रेम देख के सब लोगों की आंखों में खुशी झलकने लगी। फिर कुछ देर क्षितिज को बधाई देने बाद सभी लोगों ने पूछा कि उस जानवर से क्या मिला है। तो क्षितिज ने अपने बुद्धि यंत्र से पूछा तो वो कहने लगा, आपको 10 शक्ति पॉइंट्स मिले हैं और एक चाबी मिले है पोर्टल की, और 2 जल तत्व भी प्राप्त हुए हैं। और कोई ताकत शक्ति? क्षितिज ने थोड़ा उम्मीद भरी नजर से पूछा, जैसे वो यंत्र देख रहा हो। मैं भी भुलक्कड़ हूं। आपको रफ्तार तकनीक मिली है जिसकी मदद से आपकी रफ्तार लेवल 10 अवशक्ति के व्यक्ति के बराबर हो सकती है। लेकिन इसमें एक और गौर करने जैसी बात है, आप इसे अपग्रेड कर सकते हो अवशक्ति लेवल में जाने के बाद। यह बात सुनकर क्षितिज को खुशी तो हुई, लेकिन किसी को अपने चेहरे से दिखाया नहीं।
नहीं तो पिछली बार की तरह आर्यन छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाता। मुझे मिले हैं कुल 10 पॉइंट्स इस जानवर से मिले हैं, तो सबको मैं 2-2 बांट रहा हूं और 2 पॉइंट्स मिले हैं जल तत्व के। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो, क्षितिज ने अपने ग्रुप से सीधी बात करते हुए कहा। जल तत्व सुनकर एक बार तो संविदा को दिल भी मचल गया, और लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह शिकार उसने अकेले नहीं की है तो वह सहम गई। फिर क्षितिज अपने यंत्र से बात करते हुए बोला, बुद्धि मेरा स्टेटस बताओ। आप लेवल 1 के लघु शक्ति पर हो। आपको लेवल 2 में जाने के लिए 5 शक्ति पॉइंट्स की आवश्यकता है, और उसमें से आपके पास फिलहाल 2 पॉइंट्स हैं। आपकी ताकत 17 किलो हो गई है और आपके पास एक रफ्तार तकनीक है। तीसरी लेवल बढ़ाने वाली ताकत शक्ति है। यंत्र का विवरण सुन के क्षितिज ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि इस रफ्तार से वह जल्दी से ड्रैगन अकादमी से बाहर नहीं सकता था। उसे और भी गति बढ़ानी पड़ेगी। सभी लोग फिर बातें करने लगे कि आज के दिन के लिए बहुत हुआ, अब हम कल शिकार करते हैं। क्षितिज को भी यह सही लगा, क्योंकि इन लोगों को बाहर छोड़कर वो अपनी चाबी के साथ अकेला पोर्टल में जाके जानवरों की शिकार कर सकता है। सभी लोग पोर्टल के बाहर निकल आए और अपने अपने रास्ते चले गए। फिर रात होने बाद एक लड़का जो काले कपड़े पहना हुआ था, एक लड़की जो काले कपड़े पहने हुई थी, दोनों छुप छुप के जा पोर्टल की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने जब पोर्टल के छेद में अपनी चाबी डाली तो उसके ऊपर विकल्प दिखाई दिए। इस पोर्टल एक खास बात थी कि वो बिना चाबी वालों के लिए रात भर बंद रहता था। कुछ देर पहले जब क्षितिज ने जंगल में जाकर रात को शिकार करने की बात बताई, तब संविदा को भी हैरानी हुई और उसने हैरानी में पूछा, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। संविदा ने चिंतित होकर कहा, किसने बोला कि हमारे पास चाबी नहीं है? अपने हाथ में एक चाबी पकड़े हुए खेलकर क्षितिज ने पूछा। क्या बात है राजकुमार, आप तो ज्यादा खुशनसीब निकले। संविदा भी बहुत ही खुश हो गई। फिर दोनों ने काले कपड़े पहनकर जाने का फैसला किया, क्योंकि वो लोग किसी की नजर में नहीं आ सके। फिर जब पोर्टल के विकल्प दिखाई दिए तो क्षितिज ने विकल्प में लेवल 2 के लघु शक्ति के धरती मूल के जानवर का विकल्प चुना, क्योंकि रात को ज्यादा करके धरती तत्व के जानवर सोए हुए रहते हैं और उनको मारना बहुत आसान होता है, ऐसा आचार्य उन लोगों को बोले थे। इसी वजह से क्षितिज ने उस विकल्प को चुना। फिर जब वो लोग पोर्टल मार्फत अंदर गए तो उन लोगों ने देखा कि जंगल में रात के कारण शमशान शांतता थी। फिर वो दोनों ने एक एक करके बिच्छू, चूहा, सांप सबका कत्लेआम शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे तक का कत्लेआम करने के बाद दोनों ने मिलकर 20 जानवरों को मार डाला था। फिर दोनों अपने आंखें बंद कर लीं और बुद्धियंत्र को जगाया। अपने बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में पूछा। आपको कुल मिला के 25 शक्ति पॉइंट्स मिले हैं। क्या आप अपनी लेवल बढ़ाना चाहोगे? बुद्धियंत्र ने पूछा। क्षितिज ने अपने मन में हाँ कर दिया। ठीक है, आपके 22 पॉइंट्स बचे हैं और आपकी लघु शक्ति लेवल के दूसरे स्तर पार हो चुके हैं और अब आपकी शक्ति 18 किलो हो चुकी है। आपको तीसरे स्तर को पार करने के लिए 10 पॉइंट्स की आवश्यकता है। क्या आप लेवल 3 को पार करना चाहते हैं? फिर एक बार क्षितिज ने हाँ कर दिया। बहुत बधाई आपको, आपकी लघु शक्ति लेवल के तीसरे स्तर को पार कर चुके थे और अब आपके 12 पॉइंट्स बचे हुए हैं और आपकी ताकत बढ़ के 19 किलो बढ़ चुकी है। फिर कुछ देर बाद वह अपने पैर मोड़कर जमीन पर बैठ गया। अपने आप क्षितिज के मसल फूलने लग गई और प्रकृति की शक्तियां उसमें समाई जाने लग गई। क्षितिज ने तकरीबन 1 घंटे के बाद अपनी आंखें खोली और फिर से उसने बुद्धियंत्र को पूछा, मुझे कितने धरती तत्व मिले हैं? आपको कुल मिला के 3 धरती तत्व मिले हैं और इस वजह से आपके कवच में धरती की ताकत चली गई है। आपको कोई भी लघु शक्ति लेवल के 5वें स्तर का धरती मूल तत्व वाला जानवर इसको नहीं तोड़ सकता है। ये बात जब क्षितिज ने जब सुनी तब उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। फिर उसने जब अपनी आंखें खोली तो संविदा अपनी आंखें खोल के उसके तरफ देख रही थी। क्या हुआ, तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ी क्या? क्षितिज ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं लेवल के तीसरे स्तर को पार कर लिया है, संविदा ने आराम से कहा, जैसे उसे कुछ फर्क ही पड़ा नहीं था, जैसे उसकी ताकत बढ़ी थी। फिर उसने कहा, मुझे 3 धरती तत्व मिले हैं और ये मेरे कुछ काम के नहीं है, ये आप ही ले लो।
इतना कहकर उसने क्षितिज को हस्तांतरित कर दिए।